अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायोलॉजी टीचर फैसल सईद। स्टूडेंट्स, हम लोग इस वक्त चैप्टर 11 फ्रॉम सेकंड ईयर इकोसिस्टम डिस्कस कर रहे हैं और अब हम अपने ऑडियो वीडियो लेक्चर में इकोसिस्टम का जो कंटिन्यूटी में जो सेकंड पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। वी हैव टू डिस्कस अ टॉपिक नेम्ड एज इकोलॉजिकल अप्रोच। यहाँ अप्रोच का मतलब है टू रीच, या लफ्ज़ी मतलब हम कहेंगे तो अप्रोच को हम कहते हैं दस्तरस, किसी चीज़ तक पहुंच। और जब हम अप्रोच इकोलॉजिकल अप्रोच की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब होगा टू स्टडी। बहुत सिंपल अल्फाज में इसका मतलब होगा टू स्टडी। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल अप्रोच। द वन इज पॉपुलेशन अप्रोच, जिसको हम कहते हैं एयोटिकोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, एयोटिकॉन पॉपुलेशन के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है। तो अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले होगा पॉपुलेशन अप्रोच। जैसे कि नाम से जाहिर है पॉपुलेशन, सो पॉपुलेशन मीन्स दैट ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज और इंटरब्रीडिंग ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। टू स्टडी द पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज पॉपुलेशन अप्रोच। किसी एक खास एरिया में मौजूद एक ही स्पीशीज से ताल्लुक रखने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना, उनका इंटरेक्शन क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो सब किसी एक, यानी आप एक जंगल में मौजूद सिर्फ और सिर्फ लायंस उनकी स्टडी कर रहे हैं, उसके अलावा उस जंगल में बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी स्टडी नहीं कर रहे, तो इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ पॉपुलेशन अप्रोच। जो एनवायरमेंटल बायोलॉजिस्ट या एक इकोलॉजिस्ट होगा, अगर वो एक पॉपुलेशन की स्टडी कर रहा है उसे हम पॉपुलेशन अप्रोच कहेंगे, जिसका दूसरा नाम है एयोटिकोलॉजी। और कम्युनिटी अप्रोच क्या होगी? कम्युनिटी अप्रोच वुड बी कंसिडर्ड एज टू स्टडी द कम्युनिटी इन अ पर्टिकुलर एरिया। कम्युनिटी विल इंक्लूड lions along with the zebra, along with the deers, along with the wild beast, along with the plants, each and everything। उस पूरी कम्युनिटी को जो उस एरिया में मौजूद है, उस एक जंगल के उस हिस्से में वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कम्युनिटी कहलाए जाएंगे, उनकी स्टडी को कम्युनिटी अप्रोच कहा जाएगा, जिसका दूसरा नाम है साइनिकोलॉजी। सो साइनिकॉन वुड बी द टर्म यूज्ड फॉर कम्युनिटी। सो वी हैव डिस्कस्ड पॉपुलेशन अप्रोच टू स्टडी द population in a particular area, or to study the community in a particular area would be community approach. Finally, we have ecosystem approach. Ecosystem, it means that the ecologist or environmental biologist has to study the complete ecosystem of a particular area. To study the complete ecosystem of a particular area, it means that किसी साइंटिस्ट को, इकोलॉजिस्ट या एनवायरमेंटल बायोलॉजिस्ट को उस इकोसिस्टम में मौजूद जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो, और उन बायोटिक कंपोनेंट्स का ए बायोटिक या नॉन बायोटिक कंपोनेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, क्या ताल्लुक है, इस पूरे के पूरे इंटरेक्शन को स्टडी करने को हम इकोसिस्टम अप्रोच कहेंगे। तो ये एक बहुत ही पर्टिकुलर स्टडी है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फिर ये उससे एडवांस थोड़ी बड़े लेवल की स्टडी है कम्युनिटी, और फिर उससे भी पूरे के पूरे एरिया की स्टडी को इकोसिस्टम कहेंगे। देन वी हैव टू डिस्कस विद द हैबिटेट अप्रोच। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले तो एक वर्ड है हैबिटेट डेफिनेशन में, और यहाँ डेफिनेशन हम पहले हैबिटेट की डेफिनेशन समझ लें, फिर मैं आपको हैबिटेट अप्रोच समझाता हूँ। ठीक है, इट इज द नेटिव प्लेस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच इट विल प्रेजेंट नेचुरली ड्यू टू इट्स इकोलॉजिकल निच। अब एक निच का वर्ड आ गया है, वो भी मैं बताऊंगा। हैबिटेट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की नेटिव प्लेस को बोलते हैं। नेटिव प्लेस जहां वो अब नेचुरली तौर पे पाया जाता हो। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो नेचुरली ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, यानी अगर आप ड्राई फ्रूट्स की बात करें, अगर आप एप्पल वगैरह की बात करें, तो ये जो इस तरह के प्लांट्स हैं, ये कौन से एरिया के प्लांट्स हैं? ये बेसिकली ठंडे इलाकों के प्लांट्स हैं जहां टेम्परेचर ज़्यादा ना हो, और ये नेचुरली वहाँ पाए जाते हैं उसी इलाके में। अगर आप पेंगुइन्स की बात कर लें तो पेंगुइन्स आपको अलास्का में मिलेंगे। ठीक है, अगर आप बात कर लें कैंगरू की, तो कैंगरू आपको ऑस्ट्रेलिया में नेटिव प्लेस है। हर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने माहौल में कुदरती तौर पे पाया जाता हो, और वो इसलिए क्योंकि वहाँ उसकी ज़रूरियात होती हैं। अब मैं आपसे पूछूं, आप क्यों कराची में रहते हैं? अगर लेट सपोज आप कराची से बिलोंग नहीं करते और आप कराची में रहते हैं, तो उसकी वजूहात हैं। अब्बू की जॉब होगी यहाँ पे, आपकी
रिक्वायरमेंट्स यहाँ पूरी हो रही हैं, आपकी अपनी जॉब है यहाँ, या आपकी एक्टिविटीज़ हैं, या आपकी स्टडी की वजह से आप यहाँ, कोई ना कोई रीज़न है जिसकी वजह से आप एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर हम अब एग्जांपल, अगर हम कराची से पानी, बिजली, गैस, इवन तमाम मोबाइल टावर्स और ये जितना भी एजुकेशन सिस्टम है सब रिमूव कर देते तो फिर यहाँ रहने की वजह क्या है? अब हम बिल्डिंग्स को तो नहीं खाएंगे ना, बिल्डिंग्स में सिर्फ रह सकते हैं ऐसा तो नहीं है ना। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ रहता है, अब अक्सर आप घर चेंज करते होंगे, हमने पूछा क्यों जा रहे हैं अपने इलाके को छोड़ के, तो आप कहते हैं कि भाई यहाँ असल में पानी का मसला है और पानी नहीं आता है ना, तो पानी का इशू है, पानी नहीं आता, तो इसका मतलब आप एक जगह दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट। अगर आपको सारे रिक्वायरमेंट दे दिए जाए आप कभी वो जगह नहीं छोड़ेंगे। तो हैबिटेट इज द नेटिव प्लेस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच इट विल प्रेजेंट नेचुरली ड्यू टू इकोलॉजिकल निच। इकोलॉजिकल निच भी लिखा हुआ है, ये डेफिनेशन याद रख लीजिएगा। इकोलॉजिकल निच कैन बी डिफाइंड एज दीज आर द एक्टिविटीज एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट्स हैबिटेट। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपने हैबिटेट में, अच्छा उसका हैबिटेट उसकी इकोलॉजिकल निच की वजह से बनता है। एक शेर है, उसकी सारी की सारी ज़रूरियात जंगल में पूरी होती हैं, उसको वहाँ खाने को मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है। अब अगर हम उसको किसी डेजर्ट में छोड़कर आज हम कहें भाई ऐश करो, पूरा रेगिस्तान तुम्हारा है, तो बेचारा वो तो एक हफ्ते में मर जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ उसका शिकार नहीं है, वहाँ उसकी एक्टिविटीज़ नहीं है, वहाँ उसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो कहने का मतलब है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटीज़ होती हैं और उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब इकोलॉजिकल निच हैं, और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी इकोलॉजिकल निच की वजह से ही अपने हैबिटेट में पाया जाता है, अपनी ज़रूरियात की वजह से उस इलाके में रहता है। अगर उसकी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं तो वो वहाँ रहेगा, और अगर नहीं होंगी तो वो या तो मर जाएगा या उस जगह को छोड़ के चला जाएगा। तो हैबिटेट अप्रोच क्या है देखिएगा, टू स्टडी द हैबिटेट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स रिलेशनशिप। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में, उसके अपने कुदरती माहौल में स्टडी करना हैबिटेट अप्रोच कहलाया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद है इवोल्यूशनरी अप्रोच दैट्स रिलेटेड विद द इवोल्यूशन, टू स्टडी द इवोल्यूशनरी चेंजेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में विद द पैसेज ऑफ टाइम जो चेंजेस आई हैं और जो इवोल्यूशनरी चेंजेस आई हैं उनको फाइंड आउट करना और उनका कनेक्टिंग लिंक डिस्कवर करना। यानी जैसे आप ह्यूमन बीइंग के बारे में कनेक्टिंग लिंक डिस्कवर करते हैं तो विद एप्स वगैरह या जो आप कह सकते हैं कि जो चिंपैंजीज हैं उनसे आप ह्यूमन बीइंग का एक कनेक्टिंग लिंक फाइंड आउट करते हैं। इसी तरीके से तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी साइंटिस्ट, उनका ये ख्याल है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए हैं ड्यू टू अ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो उस इवोल्यूशनरी लिंक को और उसमें मौजूद जितने भी मिसिंग पॉइंट्स हैं उन सब को फाइंड आउट करना और किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी बेस पर स्टडी करना इवोल्यूशनरी अप्रोच कहलाया जाएगा। एंड फाइनली हिस्टोरिकल अप्रोच विच इज मोर रिलेटेड विद द ह्यूमन बीइंग, to study the history of a human being, particularly because a human being has his history throughout its life, from very earlier and a past life जिसमें इंसान गारों में रहता था और शिकार करने के लिए जो है वो किस तरीके से उसने छोटे छोटे जो है वो औजार बनाए, यानी हथियार बनाए पत्थरों से, ठीक है, और फिर वो आग जलाने का अमल, सब कुछ। तो ह्यूमन बीइंग की हिस्ट्री से रिलेटेड अगर स्टडी की जाएगी तो हिस्टोरिकल अप्रोच कहलाया जाएगा। सो होपफुली आपके पास इकोलॉजिकल अप्रोच में पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, हैबिटेट, इवोल्यूशनरी एंड हिस्टोरिकल अप्रोच की डेफिनेशंस क्या है ये आपको याद होनी चाहिए। कुछ डेफिनेशन जिनमें मैं आपको हैबिटेट बता चुका हूँ। हैबिटेट लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेटिव प्लेस को कहते हैं जहाँ वो नेचुरली कुदरती तौर पे पाए जाते हैं क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, और उनकी रिक्वायरमेंट्स को इकोलॉजिकल निच कहते हैं। देन वी हैव टू स्टडी अबाउट द फूड चेन। अब व्हाट इज फूड चेन? फूड चेन क्या है और फूड चेन, फूड वेब क्या है, ठीक है, ये डिस्कस कर लेते हैं। ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस विद द फूड चेन, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ईच डिपेंडेंट ऑन द नेक्स्ट वन एज ए सोर्स ऑफ फूड। सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ईच डिपेंडेंट ऑन द नेक्स्ट वन एज ए सोर्स ऑफ फूड। और फूड वेब क्या है? सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फूड चेन, सॉरी इन फूड चेन्स इज नोन एज फूड वेब। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये एक फूड चेन है। सनलाइट से प्रोड्यूसर्स प्लांट्स ग्रोथ कर रहे हैं, इन प्लांट्स को खाने वाले ग्रास होपर को खाने वाला एक फ्रॉग को खाने वाला एक स्नेक को खाने वाला ईगल, और इनकी डेथ हो जाए, लेट्स सपोज इसकी डेथ हो जाए तो इसकी बॉडी को डिकम्पोज करने वाले फंजाई।
तो ये एक सीक्वेंस है, स्ट्रेट सीक्वेंस है, सिंगल ऑप्शन है। ग्रास होपर ने प्लांट्स पर डिपेंड किया खाने के लिए, ग्रास होपर को फ्रॉग ने, फ्रॉग को स्नेक ने, स्नेक को एक हॉक ने, ठीक है, और हॉक मरने के बाद फंजाई ने डिकम्पोज कर दिया। तो ये हो गया फूड चेन। और फूड वेब क्या होता है? अच्छा, ये याद रखिए, बहुत सारी फूड चेन्स मिलकर फूड वेब बनाती हैं। और अगर कोई पूछे कि मोस्ट स्टेबल इज फूड चेन और वेब या बोथ, तो आप आंसर मुझे बताइएगा कि फूड चेन इज द मोस्ट स्टेबल या फूड वेब स्टेबल होता है इकोसिस्टम में, या दोनों ही स्टेबल होते हैं, तो वो जरा देख लीजिएगा। फूड वेब क्या है? यहाँ प्लांट्स, सनलाइट प्लांट्स को ग्रास होपर, इस ग्रास होपर को इसने भी खा लिया, या ग्रास होपर जो है वो इसके हाथ लग गया आउल, या इस ग्रास होपर को स्पाइडर को इसने खाया। अच्छा, इस रैट को कैट ने खा लिया, या कैट को जो है वो कैट को, या इस रैट को जो है आउल ने, और ये आउल को भी शिकार कर सकते हैं। सब आपस में इंटरलिंक्ड है। ये जो ईगल है, ये इसको भी खा सकता है, ये इसे भी खाएगा, और ये इसको भी इस पर डिपेंडेंट है, ये इस पर भी डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ये बहुत सारी फूड चेन मिलके फूड वेब बन जाएंगी। अब सवाल ये था कि फूड वेब इज स्टेबल या फूड चेन। हमने कहा एक फूड वेब बहुत सारी फूड चेन से मिलके बना होता है। तो एक फूड चेन, एक सिंगल फूड चेन फूड वेब नहीं बनाती, बहुत सारी फूड चेन्स मिलके फूड वेब बनते हैं। अब स्टेबल कौन सा है? आप सुबह उठे नाश्ते के लिए और आपके सामने रखे हैं चाय, और चाय के साथ पापे पड़े और आपको डुबो के खाने हैं, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। आपका मूड स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि चाय और चाय में पापे डुबो के खाने। आप सुबह उठे, ऑप्शन है चाय, चाय के साथ पापे डुबो के खाएं, हलवा पूरी का नाश्ता कर सकते हैं। आपके लिए सुबह जो है वो पिज्ज़ा मंगा लिया, या कुछ भी ऐसा जो आपका दिल करे, यानी आपके पास वैरायटी है। तो जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, तो यू हैव एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास फूड वेब में मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। अगर एक शिकार एक दिन अवेलेबल नहीं है और मिस हो गया, तो वो दूसरा शिकार कर सकता है, क्योंकि वो खाएगा। तो फूड चेन से ज्यादा स्टेबल फूड वेब है। तो फूड वेब इज द मोस्ट स्टेबल एज कंपेयर टू फूड चेन। तो आपका ये एमसीक्यूज कवर हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। अब जब हम बात करते हैं, तो ये डेफिनेशन थी जिसमें हैबिटेट, इकोलॉजिकल निच, फूड चेन और फूड वेब को डिस्कस किया। नाउ वी हैव टू डिस्कस विद द इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये आपने थ्योरी में भी पढ़े थे, और ये बड़े सिंपल टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। इकोलॉजिकल सक्सेशन आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट था। सक्सेशन का वर्ड है सक्सेस से निकला है, और सक्सेस कामयाबी को कहते हैं। इट इज द प्रोग्रेसिव एंड ऑर्डरली चेंज ऑफ कम्युनिटी इन एन इकोसिस्टम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वक्त के साथ साथ प्रोग्रेसिव और ऑर्डरली चेंज ऑफ कम्युनिटी, किसी इकोसिस्टम में अगर वक्त के साथ साथ कम्युनिटी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती जाए, उस कम्युनिटी की जगह कोई दूसरी कम्युनिटी या उन लिविंग ऑर्गेनिज्म की जगह दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म आकर उस इकोसिस्टम में रहने लगें, तो इस हम प्रोसेस को लॉजिकल सक्सेशन के द मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी ऑफ। अच्छा, अब आगे क्या लिखा है? द मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी ऑफ इकोसिस्टम विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इजीली इज नोन एज क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो ये दो समझें आपके पास स्टेटमेंट्स हैं। मैं आपको पहली स्टेटमेंट समझाऊंगा जिसमें लिखा है द प्रोग्रेसिव एंड ऑर्डरली चेंज ऑफ कम्युनिटी इन एन इकोसिस्टम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसकी एक एग्जांपल ये है कि जब ह्यूमन बीइंग नहीं थे इस दुनिया में मौजूद, तो उससे पहले डायनासोर्स थे, ठीक है। और साइंटिस्ट बिलीव करते हैं डायनासोर्स भी जब नहीं थे, उससे पहले प्लांट्स थे। यानी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इस पूरी दुनिया में इकोसिस्टम डेवलप हुआ, तो वो प्रोड्यूसर्स ने इनिशिएट किया था। ये बात तो हम कई दफ़ा, मैं इससे पहले बोल चुका हूँ, जहाँ बिजली, गैस, पानी और वाईफाई के सिग्नल ना आते हों, आप वहाँ कभी घर नहीं लेंगे। दोबारा सुन लें, जहाँ बिजली ना हो, जहाँ गैस ना हो, जहाँ पानी का प्रॉब्लम हो, जहाँ वाईफाई के सिग्नल प्रॉपर ना आते हों, आप वहाँ कभी घर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आपकी ज़रूरत है। खैर, वाईफाई का एक मजाक में बोल दिया, सीरियस मत लीजिएगा। यानी आपकी बेसिक ज़रूरियात हैं बिजली, गैस, पानी, और किसी ऐसी जगह जहाँ ये तीनों ही ना हो, आप वहाँ ना ज़मीन लेंगे, ना घर बनाएंगे, और ना घर रेंट पे लेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही ना। हमने आपको पूरे का पूरा डेजर्ट दे दिया और हमने कहा जाओ ये डेजर्ट आपका हुआ, ऐश करो, बड़ा सा महल बना दिया, मगर वहाँ ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा। तो आपने कहा भाई हम तो नहीं रहेंगे, हमारी ज़रूरियात ही पूरी नहीं हो रही। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है ना,
हर लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी इकोसिस्टम में अगर रहता है तो वो अपनी ज़रूरियात की वजह से वहाँ पाया जाता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमसे पहले डायनासोर्स थे। अब डायनासोर्स जब थे तो वक्त के साथ साथ डायनासोर्स ख़त्म हो गए और आज डायनासोर्स नहीं है, आज हम हैं। और अब हम आज हैं तो कल हम हो ना हो हमारे बाद, एनी हाउ कुछ कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिटीज़ किसी इकोसिस्टम में एलिमिनेट हो जाती है, नॉकआउट हो जाती है, उसकी जगह कोई दूसरी कम्युनिटी आके एग्जिस्ट करती है। और अगर हम ये एक किराए का जो घर होता है, जो रेंट पे घर होता है, यूँ समझे हम इस दुनिया को किराए का घर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी एक ख़ास वक्त, अपनी एक एज गुजारने के लिए आता है, उसके बाद वो मर जाता है। किराए का घर भी ऐसे ही है। एक टेनेंट, किराएदार वहाँ आए, उन्होंने 1 साल 2 साल 3 साल जितना वो वहाँ रह सकते थे रहे, फिर वो वहाँ से छोड़ के चले गए, उनकी जगह कोई और रहेगा। तो किराए के घर में जो बार बार की रिपीटिशन होती है ना, लोग आके रहते हैं, आबाद करते हैं, इस तरह के ग्रेजुअल प्रोसेस को हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं किसी इकोसिस्टम में। अब यहाँ पे देखिए ना, इट इज़ द प्रोग्रेसिव एंड ऑर्डरली चेंज ऑफ कम्युनिटी इन एन इकोसिस्टम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो किसी भी इकोसिस्टम में आज मौजूद लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा से यहाँ मौजूद नहीं थे और ना वो हमेशा के लिए रहेंगे, हमेशा के लिए सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। तो कहने का मतलब ये है कि हमसे पहले जो थे वो मर गए, उनके बाद हम आए, हम नहीं रहेंगे, हमारे बाद कोई और आएगा, करते करते इकोसिस्टम के अंदर ग्रेजुअल चेंज आता रहेगा। इसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। अच्छा, वो जो मैंने अभी कहा ना किराएदार, बाज़ औक़ात अगर किराएदार कोई टेढ़ा और वो कहे कि भाई आज के बाद मैं किराया भी नहीं दूंगा और मैं घर भी खाली नहीं करूंगा, तो अब हम क्या कहेंगे उसको? किराएदार नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कब्जा ग्रुप हो गया। तो ऐसे ही अब ये वाली डेफिनेशन समझिएगा। द मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज नोन एज क्लाइमैक्स। किसी इकोसिस्टम में मौजूद कोई कम्युनिटी जो मोस्ट स्टेबल है, जिसको रिप्लेस करना आसान ना हो। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं आपको मैं 2 करोड़ रुपए दे देता हूं, 2 करोड़ रुपए मुझसे ले लीजिए और दुनिया में मौजूद सारे के सारे मच्छर मार दो या सारी की सारी मक्खियां मार दो, दुनिया में एक भी मक्खी ना रहे, 2 करोड़ मैं आपको दूंगा। और आप कहेंगे सर हमारे घर से तो ख़त्म नहीं हो सकती, हम पूरी दुनिया से कैसे उनकी स्पीशी को ख़त्म करेंगे? तो इसका मतलब होता है मच्छर और मक्खियाँ क्या है? क्लाइमैक्स कम्युनिटी है। क्यों? क्योंकि क्लाइमैक्स की डेफिनेशन है द मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी ऑफ एन इकोसिस्टम विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इजीली इज नोन एज क्लाइमैक्स कम्युनिटी। एक वक्त था कराची में एक आवाज़ आती थी और कराची में स्ट्राइक और कराची के जो भी चीज़ एक्टिविटीज़ है वो बंद हो जाती थी। लेकिन उरूज को जवाल है, याद रखिएगा, हर उरूज को जवाल है। तो आज जो इंसान खुद को, फिरौन अपने वक्त का कितना बड़ा बादशाह था, उसको लगता था कि भाई मैं ही हूँ और मैं ही रहूँगा, मगर वो रहा नहीं। उस वक्त तक तो वो एग्जिस्ट कर रहा था जब तक अल्लाह की लाठी भी आवाज़ वाली बात है, ठीक है। तो इकोसिस्टम के अंदर किसी भी कम्युनिटी, द मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी ऑफ एन इकोसिस्टम विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इजीली इज नोन एज क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो अगर ह्यूमन बीइंग है तो इंसानों को ख़त्म करना आसान नहीं है, ठीक है। हाँ, मच्छर हैं, मक्खियाँ हैं, हाँ, लेकिन क्लाइमैक्स कम्युनिटी में एंडेंजर्ड स्पीशीज़ नहीं आएंगी। वो तमाम ऐसी स्पीशीज़ जो बिल्कुल ख़त्म होने के करीब हो, जिनकी नस्ल ख़त्म होने के करीब हो और जो यूँ समझ लें कि इस दुनिया में चंद हज़ार या चंद सौ उनकी तादाद रहेगी, उनको क्लाइमैक्स कम्युनिटी नहीं कहेंगे। तो होपफुली ecological succession is the progressive and the gradual change of community in ecosystem over the period of time, and the most stable community of the ecosystem is known as climax community. And how many types of ecological succession? There are 2 main types. The one is primary succession और एक होती है secondary succession. Primary और secondary succession. Primary succession can be defined as when any ecosystem occupied by the first time it will always perform by the producers. एक घर जो बनता है ना, नया, और उस घर में जो सबसे पहले आके रहे ऐसे किराएदार भी आप समझे, तो अगर वो आके रहता है तो पहली दफ़ा उस घर को आबाद करना, उस घर में रहना, वो जो पहला टेनेंट होगा किराएदार, वो प्राइमरी सक्सेशन करेगा। और प्राइमरी सक्सेशन ज़रा मुश्किल काम है। पहली दफ़ा आप याद कर रहे हैं, आपसे याद नहीं हो रहा, आपको बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन पहली दफ़ा याद करने के बाद उसे दोबारा याद करना, असल में वो रिवाइज करना होता है। पहली दफ़ा जो किराएदार आएगा वो बहुत सारी चीज़ें करेगा, शायद वो पेंट करवाए, शायद वो दरवाजे लगवाए, बहुत कुछ करेगा उसके लिए, ठीक है। अब वो जो
पहली दफा रहकर चला जाए, उसके बाद जितने भी बाकी किराएदार आएंगे, दूसरे, तीसरे, चौथे या 10 किराएदार और आ जाएं, वो सब सेकेंडरी सक्सेशन करेंगे। सेकेंडरी सक्सेशन इट विल स्टार्ट फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्राइमरी सक्सेशन। अब ह्यूमन बीइंग को, अब मुझे बताएं कि प्रोड्यूसर्स किसी भी इकोसिस्टम के लिए एज ए प्राइमरी सक्सेशन है या सेकेंडरी? तो एमसीक्यूज में आएगा प्रोड्यूसर्स आर द प्राइमरी सक्सेशन फॉर एनी इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम में, जैसे हम कहते हैं ना, किसी भी बिल्डिंग में ग्राउंड के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर, तो सबसे पहले कौन सा फ्लोर बनेगा? आप बोलेंगे हमेशा सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर बनेगा, क्योंकि वो बेस है। तो किसी भी इकोसिस्टम की प्राइमरी सक्सेशन हमेशा प्रोड्यूसर्स करेंगे, और सेकेंडरी सक्सेशन प्रोड्यूसर्स के बाद कोई भी कर सकता है। तो और हमेशा याद रखना, प्राइमरी सक्सेशन मुश्किल है, प्रोड्यूसर्स करते हैं, और जो सेकेंडरी सक्सेशन है इट विल स्टार्ट फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्राइमरी सक्सेशन। फॉर एग्जांपल, आजकल फॉसिल फ्यूल हमें मिलता है। फॉसिल फ्यूल आप जानते हैं कि जितने भी फॉसिल एनिमल्स और प्लांट्स थे उनकी बॉडी डिकम्पोज होके वो सब हमें अब इन द फॉर्म ऑफ क्रूड ऑयल और जो कोल वगैरह वो मिलता है। तो वो जो प्राइमरी सक्सेशन अगर कर रहे थे उनकी, आज हमें फॉसिल फ्यूल 90 to 95% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हमारी ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं। तो रिमेन्स ऑफ प्राइमरी सक्सेशन जो थी ना, वो आज हम एज ए सेकेंडरी सक्सेशन उनकी बेस पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर वो ना होते तो आज हमारे लिए यहाँ सर्वाइव करना मुश्किल होता। तो प्राइमरी सक्सेशन, व्हेन इकोसिस्टम ऑक्यूपाइड फॉर द फर्स्ट टाइम, इट विल ऑलवेज परफॉर्म बाय प्रोड्यूसर्स, बट द सेकेंडरी सक्सेशन इट विल स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है बड़े भाई, अब ये सुनिएगा जरा गौर से। सबसे पहले अगर आपका कोई बड़ा भाई है या आपकी बड़ी बहन है, जो फर्स्ट चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट, तो उसके लिए नए जूते, नए कपड़े, ठीक है, और नया बैग, स्कूल बैग और नया झूला, सब कुछ। उसके बाद जो भी जनरेशन आएंगी तो बड़े भाई के जूते, बड़े भाई के कपड़े, या बड़ी बहन के जूते, बड़े बहन के कपड़े, और ये सब चीज़ें पास ऑन, और एक झूला तो पूरे खानदान में मूव कर रहा होता है। तो वो प्राइमरी सक्सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, पहली दफ़ा खर्चा किया, उसके बाद उसी चीज़ को रेनोवेट करके अगेन एंड अगेन यूटिलाइज किया जा रहा है, वो सेकेंडरी सक्सेशन कहलाई जाएगी। तो होपफुली आपको यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन समझ में आ गया, और क्लाइमैक्स कम्युनिटी किसे कहते हैं। नाउ वी हैव टू मूव ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर नेम्ड एज नाइट्रोजन साइकिल। और इसको समझ के आपको एक एमसीक्यूज भी मैं आपसे शेयर करूंगा विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको ये चीज़ें ज़रा समझनी होंगी। सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं वी हैव सॉइल, ज़मीन के नीचे जो एरिया है वो सब सॉइल, और ज़मीन के ऊपर जो है वो सब एयर एनवायरनमेंट कहलाया जाएगा। ठीक है, अब नाइट्रोजन साइकिल को स्टार्ट कहाँ से करें, यहाँ से कर लेते हैं। हमने कहा कि प्रोड्यूसर्स जो प्लांट्स हैं उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन उनको ज़मीन से मिलता है। प्लांट्स को, यानी प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स को नाइट्रोजन ज़मीन से इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स मिलता है। ठीक है, सो प्लांट्स विल ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, और प्लांट्स यानी कि प्रोड्यूसर्स नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को कंज्यूम करेंगे। अभी इसको छोड़ दो, इस पॉइंट को यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो होगा क्या, होगा ये कि नाइट्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स यूज करने के बाद प्लांट्स अपनी ग्रोथ करेंगे। अच्छा, प्लांट्स की ग्रोथ होगी और प्लांट्स को एज ए फूड कौन यूज करेगा? प्राइमरी कंज्यूमर्स। कौन यूज करेगा? प्राइमरी कंज्यूमर, हर्बीवोर्स। इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करने के लिए कौन इस्तेमाल करेगा? सेकेंडरी। सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कौन यूज करेगा? टर्शरी कंज्यूमर्स। जैसे कि फूड चेन या फूड वेब के लिहाज से हमने ट्रॉफिक लेवल डिस्कस किया, तो ट्रॉफिक लेवल समझ लें इसको। तो अब यहाँ हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जमीन में मौजूद नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट्स एंड नाइट्राइट्स प्लांट्स की बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी प्लांट्स के अंदर प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड वगैरह में। उसके बाद प्लांट्स को खाने के लिए प्राइमरी कंज्यूमर्स आएंगे, और जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं तो यहाँ नाइट्रोजन, प्लांट्स का नाइट्रोजन प्राइमरी कंज्यूमर्स की बॉडी में शिफ्ट हो जाएगा। प्राइमरी कंज्यूमर्स को किसने खाया? सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स को जब सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाएंगे, जैसे कार्निवोर्स, तो इनकी बॉडी की जो नाइट्रोजन होगी, अच्छा इनकी बॉडी में नाइट्रोजन कहाँ होगी? प्रोटीन में। तो प्राइमरी कंज्यूमर का जो मीट होगा विच इज प्रोटीन बेसिकली, तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स में शिफ्ट हो जाएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर्स
और प्राइमरी कंज्यूमर्स, या अगर कार्निवोर्स हैं तो जो ओमनीवोर्स की बात कर रहे हैं, ओमनीवोर्स इन सब को एज ए सोर्स ऑफ फूड इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो एनिमल्स हों चाहे वो प्लांट्स हों, तो इन सब का नाइट्रोजन कंटेंट इनकी बॉडी में। अच्छा, फिर मौत सबको आती है, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर्स। जब इन सब की डेथ हो जाएगी, जब ये सब मर जाएंगे, ठीक है, हमेशा के लिए तो कोई भी इस दुनिया में नहीं आया ना, तो इनकी डेथ के बाद इन सब को फाइनली डिकम्पोज करेंगे डिकम्पोजर्स, यानी कि बैक्टीरिया और फंजाई। तो वो इन सबको क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। ठीक है, तो यहां अब हमारे पास इन सब का नाइट्रोजन कंटेंट डिकम्पोजर्स में शिफ्ट नहीं हो रहा, असल में डिकम्पोजर्स अपने लिए भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लेंगे और जो इनका रिमेनिंग होगा दैट विल बी कन्वर्ट। अच्छा, अब डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, इन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डेड बॉडीज होंगी, अब डिकम्पोजर्स क्या करेंगे वो भी देख लें। डिकम्पोजर्स डेड बॉडीज को डिकम्पोज करते हैं, लिविंग को डिकम्पोज नहीं करते। तो ये जो डिकम्पोजर्स हैं, ये डेड बॉडीज किसकी हैं, चाहे वो टर्शियरी कंज्यूमर्स की हो, सेकेंडरी की हो, प्राइमरी की हो या प्रोड्यूसर्स की हो, इनमें से किसी की भी डेड बॉडी हो। ठीक है, उन डेड बॉडीज को, लेट सपोज उन डेड बॉडीज को सबसे पहले स्टेप में, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि डिकम्पोजर्स पहले स्टेप में क्या करते हैं, इन डेड बॉडीज को इनकी बॉडी में मौजूद जो प्रोटीन कंटेंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनका अमाइनो ग्रुप रिमूव करेंगे। ठीक है, और बेसिकली उसको अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां प्रोड्यूसर्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम हो गया, सॉरी डिकम्पोजर्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम ये हुआ कि डिकम्पोजर्स ने डेड बॉडीज को डिकम्पोज करना शुरू किया, और पहले स्टेप में उन डेड बॉडीज को, उनकी बॉडी को अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया, या अमोनिया या अमोनियम कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो आप इस स्टेप के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, यानी अगर कोई पूछे कि डेड बॉडीज को अमोनिया या अमोनियम कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो डिकम्पोजर्स पहला स्टेप करते हैं उसको क्या कहते हैं, अमोनिफिकेशन। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, कन्वर्जन ऑफ डेड बॉडीज इनटू अमोनिया या अमोनियम कंपाउंड्स is known as ammonification. Now ammonia या ammonium compounds की further oxidation होगी, and when they will become oxidized they will convert into ammonia या ammonium compounds oxidize होने के बाद they will convert into nitrates and nitrites. तो जब ये अमोनिया या अमोनियम कंपाउंड्स ऑक्सीडेशन होगी, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बनेंगे, तो जो दूसरा स्टेप होगा इनकी कन्वर्जन नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में नाइट्रिफिकेशन कहलाई जाएगी। और पूरा अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन, यानी अगर कोई पूछे कि डेड बॉडीज का फाइनली नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाना, डेड बॉडीज का नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाया जाता है, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे। क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यहाँ लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन would be equal to ammonification plus nitrification. तो ammonification plus nitrification नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाया जाएगा। कोई पूछे नाइट्रोजन फिक्सेशन हेल्प्स टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी या डिक्रीज, तो आप बताएंगे इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, लेकिन अगर कोई पूछे इज देयर एनी स्टेप और अ प्रोसेस which is responsible to decrease soil fertility, to yes that is denitrification. अच्छा, जमीन में मौजूद डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को कन्वर्ट करके दोबारा से, जब नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को कन्वर्ट करके दोबारा से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बना दिया जाए, तो इसका मतलब होता है जमीन के अंदर मौजूद नाइट्रेट्स को दोबारा से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो अगर जमीन में मौजूद नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो जमीन के अंदर नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स कम होंगे और ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करेंगे। इस प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन कहेंगे। डीनाइट्रिफिकेशन इज अ प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ द नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। सो डीनाइट्रिफिकेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी और डिक्रीज, तो आप कहेंगे रिस्पॉन्सिबल टू डिक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। तो ये हम लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल डिस्कस किया इस जगह, ये जमीन से ऊपर एयर एनवायरनमेंट और इस जमीन के नीचे। तो होपफुली आपको नाइट्रोजन साइकिल समझ में आ गया होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए आपको एक एमसीक्यूज भी डिस्कस करवा देता हूं ताकि आपको
प्रॉपर समझ में आ जाएगा हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। Now let's have a look at this MCQs in a previous paper. The diagram shows a simplified nitrogen cycle. ठीक है, इस डायग्राम में एक नाइट्रोजन साइकिल आपको दिखाया जा रहा है, जैसे कि ये वाली डायग्राम है। लेग्यूम प्लांट्स को हम लेग्यूमिनोसी प्लांट्स के लिहाज से लेग्यूम प्लांट्स का जिक्र हो रहा है। लेग्यूम प्लांट्स में मौजूद जो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन इन प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी कि ये बेसिकली इन प्लांट्स को प्राइमरी कंज्यूमर खा रहे हैं और इनका नाइट्रोजन जो है वो, तो यहाँ बताया जा रहा है कि लेग्यूम प्लांट्स का नाइट्रोजन इन प्राइमरी कंज्यूमर इन हर्बीवोर्स में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इनको प्लांट्स को हर्बीवोरस एनिमल्स का प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं। तो अगर आप यहाँ इस पॉइंट को देखें तो लेग्यूम प्लांट्स का नाइट्रोजन प्राइमरी कंज्यूमर में शिफ्ट हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं पूछा जा रहा। अच्छा, नाइट्रोजन जो प्राइमरी कंज्यूमर्स का है उससे अमोनिया बन रहा है, तो इसका मतलब है जिंदा रहते हुए तो अमोनिया नहीं बनेगा, ये मर गए हैं और अमोनिया में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो एस क्या होना चाहिए, अमोनिफिकेशन होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। अगर आप इस डायग्राम को देखें, अभी फिलहाल इस डायग्राम से रिलेटेड जो एक्चुअल ऑप्शन है वो तो यहाँ देखेंगे। लेग्यूम प्लांट्स भी तो मरेंगे और अगर वो मरेंगे उनकी बॉडी भी अमोनिया में। तो फाइनली हमने यहाँ क्या डिस्कस किया था कि डेड बॉडीज का अमोनियम कंपाउंड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, अमोनिफिकेशन। तो यानी हमें यहाँ पे एस और आर में अमोनिफिकेशन होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, अमोनिया फिर नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट होंगे तो वो नाइट्रिफिकेशन होगा। अच्छा, अगर नाइट्रेट या नाइट्राइट जमीन में मौजूद अगर वो नाइट्रोजन बन जाए, और ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है, तो जो ये नाइट्रोजन बनेंगे तो पी को क्या बोलेंगे, नाइट्रेट का दोबारा से नाइट्रोजन बन जाना क्या कहलाया जाएगा, डीनाइट्रिफिकेशन, यानी पी डीनाइट्रिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसका मतलब है पी को क्या बोले, डीनाइट्रिफिकेशन। अब ये नाइट्रोजन जो है वो लेग्यूम प्लांट्स के इस्तेमाल में आएंगे, तो क्यू बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन के जरिए प्लांट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप इन ऑप्शंस पे आए, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, पी क्यू आर और एस में क्या हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। हमने एस को क्या कहा था, अमोनिफिकेशन कहा था, है ना। क्यों, क्योंकि जब ये जिंदा रहते हुए तो अमोनिया नहीं बनेंगे, डेड होने के बाद ही अमोनिया बनेंगे, तो अमोनिफिकेशन। और इन्होंने पूरा लिखा है अमोनिफिकेशन बाय सेप्रोट्रॉफिक फंजाई। तो एनिमल्स की बॉडी को डिकम्पोज करके उसकी डेड बॉडी को अमोनिया में कन्वर्ट करना, अमोनिफिकेशन। एस तो हमें मिल गया। तो एस के नीचे अमोनिफिकेशन कितनी जगह है, कहीं और नहीं है। तो इसका मतलब है आपको यहीं से पता चल रहा है ऑप्शन ए होगा। अगर कंफ्यूज करते ना तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन और में भी यही ऑप्शन लिख देते और फिर कहीं एक चेंज करते, तो बहुत ही सिंपल हो गया। आर को भी हमने क्या कहा, अमोनिफिकेशन। तो इन्होंने क्या कर दिया, डिके ऑफ लीफ टिश्यूज बाय सेप्रोट्रॉफिक फंजाई। तो असल में लेग्यूम प्लांट्स मरने के बाद उनकी डेड बॉडीज को हम लीव्स को डिके का वर्ड यूज करेंगे, अमोनिफिकेशन ऑफ लीफ टिश्यूज लिख देते तो वो भी ठीक था, मगर इन्होंने घुमाने के लिए डिके ऑफ लीफ टिश्यूज बाय सेप्रोट्रॉफिक फंजाई, तो अमोनिया ये हो गया। क्यू को हमने क्या कहा था, नाइट्रोजन फिक्सेशन। दिस इज नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी प्लांट से इस्तेमाल में लाते हैं। और फिर नाइट्रेट का दोबारा नाइट्रोजन बनना, डीनाइट्रिफिकेशन। तो पी डीनाइट्रिफिकेशन बाय एनारोबिक बैक्टीरिया, जिनको हम डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो यहाँ इस सवाल के लिहाज से आपका ऑप्शन ए बी सी और डी में से क्या करेक्ट होना चाहिए, ए। तो इस डायग्राम को आपने समझने के लिए आपको ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, डीनाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, ये सब मालूम होगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो होपफुली स्टूडेंट यहाँ तक आपको ये लेक्चर जो है, जिसको हमने इकोसिस्टम चैप्टर 11 सेकेंड ईयर का डिस्कस किया, उसका पार्ट 2 है। इंशाल्लाह इसमें अब कुछ टॉपिक रह गए, एक जैसे हाइड्रोस्फीयर क्या है, जीरोस्फीयर क्या है, और स्फीयर का मतलब क्या होता है, और इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है। तो 2-3 टॉपिक और रहेगा जो इंशाल्लाह इसके अगले हिस्से में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।